आज रिंग्स ऑफ पावर के फाइनल एपिसोड का ब्रेकडाउन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत होती है, डुरिन और नरवी जा रहे होते हैं वहाँ जहाँ किंग डुरिन ने अपने ही लोगों पर हमला किया था। डीसा बताती है कि किंग का मन और आत्मा दोनों रिंग ने अपने काबू में ले लिया है। डुरिन और डीसा एक दूसरे को किस करते हैं। डुरिन कहता है, जो भी सुनो नीचे मत आना। इसका मतलब वो अपने पिता को रोकने जा रहा है किसी भी कीमत पर। फिर हम देखते हैं कि किंग एक बड़े हथियार से पत्थर तोड़ रहा है। इसका मतलब क्लियर हो जाता है कि जो नार्वी और उसकी टीम लेकर आए थे वो एक माइनिंग रैम्प था। कैमरा नीचे जाता है और हम देखते हैं कि मिथ्रिल की शिराओं की गुफाएं के नीचे हैं। पर फिर एक जगह से आग का एक ग्लो निकलता है और हम बालरॉक की गरज सुनते हैं। डुरिन अपने पिता से कहता है कि रिंग उतार दो, पर किंग पूछता है कि क्या वो सच में अपने बाप को मार पाएगा। डुरिन फोर्थ कहता है नहीं। किंग फिर से माइनिंग रैम को इस्तेमाल करता है और दीवार तोड़ के द्वार खोल देता है, लेकिन उसी वक्त बलरॉक किंग को उसके एंकल से पकड़ लेता है। डुरिन फोर्थ को पीछे फेंक दिया जाता है। हम देखते हैं एक बहुत ही कूल सीन जिसमें बॉलरॉक का डिजाइन लगभग वैसा ही है जैसा हमने पहले सीजन में और मूवीज में देखा था, जिसमें डिजाइन थोड़ा अलग लग रहा था, वो विंग्स का था। यहाँ बलरॉक के विंग्स पूरी तरह स्मोक से बने दिखते हैं। मूवीज में ये स्मोक और स्केलेटल स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन लगते हैं। फिर किंग अपने बेटे को देखता है और रिंग सिकनेस से निकल आता है। वो अपने बेटे को बताता है कि उसने कभी आर्म रेसलिंग में हाथ नहीं उठने दिया, बल्कि उसका बेटा ही स्ट्रॉन्ग होता गया, और उसे किंग डुरिन कहकर बुलाता है, जो फादर सन के बीच एक अच्छा फाइनल मोमेंट लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि किंग डुरिन बलरॉक पे चार्ज करता है। स्लो मोशन शॉट में अपनी जान देकर सैक्रिफाइस करता है। ओपनिंग क्रेडिट्स के बाद हम रून में होते हैं जहां विजर्ड पहुंच जाता है। वो एक घोड़ा देखने आता है स्टूरविल में, जिसमें वही आई सिंबल होता है जो हम पहले देख चुके हैं। फिर स्ट्रेंजर को एक डार्क विजर्ड दिखता है, कहता है कि मैनवे ने वादा किया था कि वो आएगा। किताबों में मैनवे, जो कि वालर का किंग है, काउंसिल बुलाता है ताकि एक ग्रुप ऑफ मयार को मिडिल अर्थ भेज सके सौरन से लड़ने के लिए। ये स्टोरी अनफिनिश्ड टेल्स में मिलती है, जिसमें 5 स्टारी यानी विजर्ड्स को सिलेक्ट किया जाता है। वो मिडिल अर्थ में तीसरे युग के 1000 वर्षों के आसपास आते हैं। लेकिन नोटवर्दी बात यह है कि गंडाल्फ ने कभी किसी को कन्विंस नहीं किया था। असल में गंडाल्फ को खुद को कन्विंस करना पड़ा था, क्योंकि वह सौरन से डर गया था। सरूमन को कन्विंस किया गया था कि वह रदागास्ट को अपने साथ ले आए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एलेटार, जो एक ब्लू विजर्ड था, पहले से वॉलंटियर हो गया था, अपने दोस्त बलेंडो को साथ लाया। डार्क विजर्ड प्रॉमिस करता है कि वह गंडाल्फ को याद दिलाएगा कि वह कौन है और सारे आंसर्स देगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हॉबिट्स को रून के नोमैड्स ने पकड़ लिया है। अबरफोर्थ शॉक हो जाता है जब वह देखता है कि हॉबिट्स को कैप्टिव रखा गया है। डार्क विजर्ड तुरंत गोल्डन फेस को मार देता है जब वह कहता है कि उनके लोग कभी किंग्स हुआ करते थे। शायद इसका मतलब ये है कि कभी ये लोग उन जमीनों पर रूल करते थे जहां अब डार्क विजर्ड का राज लगता है। अबरफोर्थ डार्क विजर्ड नाम को रिजेक्ट करता है। उसकी बात से लगता है कि वह काफी देर से रून में है। स्ट्रेंजर शायद कुछ हफ्तों से वहां है। वह रेफरेंस करता है ऑल 5 विजर्ड्स का। हो सकता है कि सरुमान और रडागास्ट कहीं आसपास एक्सप्लोर कर रहे हों। बहुत सारे लोगों ने थियोराइज किया है कि डार्क विजर्ड एंड में विच किंग बनेगा, लेकिन क्योंकि ये 5 विजर्ड्स में से एक है, मुझे ये नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि विच किंग एक इंसान था। दोनों विजर्ड्स सौरन के बारे में बात करते हैं। रिवील होता है कि अबरफोर्थ सौरन को हराकर उसका सक्सेसर बनना चाहता है। गंडल्फ से कहता है कि दोनों मिलकर सौरन के सक्सेसर्स बन सकते हैं, पर गंडल्फ मना कर देता है। बुक्स में सरूमन पहले गंडाल्फ से बात करता है सौरन के साथ मिलने की, फिर उसे कहकर सौरन को हराकर वन रिंग को खुद अपने लिए रखने की बात करता है। इसके पहले एक सीन आता है जिसमें डार्क विजर्ड नोरी का मजाक उड़ाता है, क्योंकि उसने उन लोगों पर दया दिखाई थी जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले उसके गले पर चाकू रख दिया था। अबरफोर्थ कुछ रॉक्स को रे स्काईवॉकर स्टाइल में उठाकर स्टोरविल पर गिरा देता है। कहता है कि ये सिर्फ एक झलक है उस तकलीफ की जो मिडिल अर्थ को होगी अगर सौरन जीत गया। वह स्ट्रेंजर से कहता है कि जब तुम्हें याद आएगा तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं गंडाल्फ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके रॉक्स को लेविटेट करता है। फिर हम क्लियर स्काई देखते हैं। स्काई में वह कॉन्स्टेलेशन दिखता है जिसे स्ट्रेंजर सीजन 1 से ढूंढ रहा था। हिंट देता है कि यही उसकी मंजिल थी शुरू से। फाराजोन ने फेथफुल के लीडर्स को समन किया है, ये क्लेम करते हुए कि मिरियल ने सी मॉन्स्टर को धोखा दिया,
क्योंकि उसने सौरन की मदद की। इसका प्रूफ अपेरेंटली उस पेपर पर है जो फाराजोन उनको देता है, और तुरंत मेरा दिमाग ये सोचने लगा कि यह प्रूफ क्या हो सकता है। मैंने पहले थियोराइज किया था कि शायद फाराजोन को पता चल गया था कि हालब्रांड ही सौरन है जब उसने पलंटियर में देखा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा लीप लगता है फाराजोन के पेपर पर लिखने से लेकर उनका सबको धोखेबाज डिक्लेयर करने तक। न्यूमेनॉर अभी भी काफी कंफ्यूजिंग है मेरे लिए। सब कुछ बिखर रहा है बिना किसी क्लियर एक्सप्लेनेशन के कि ये दोनों साइड्स कैसे रिलेट करती हैं। अब बेलजागर वेस्टर्न एसे का नाम लेता है। ये न्यूमेनॉर का कॉमन स्पीच नाम है। सोल्जर्स फेथफुल का मैस राउंड अप शुरू करते हैं और इरियन अपने मन का बदलाव कर लेती है और अपने पिता एलेंडिल को वॉर्न करने निकलती है। फिर हम देखते हैं कि व्हाइट ट्री के पेडल्स मास में गिरते हैं। आपको याद होगा सीजन 1 से कि यह एक बुरी निशानी माना जाता है, वलार के आंसुओं को रिप्रेजेंट करते हुए जब कुछ बुरा होने वाला होता है। यह तब हुआ था जब उन्होंने गैलाड्रियल को दूर भेजना शुरू किया था सीजन 1 में, लेकिन फिर उसे वापस बुला लिया गया था। इरियन एलेंडिल को वॉर्न करती है, जो फिर अपनी जान बचा के निकलता है। वह मिरियल के पास जाता है, लेकिन मिरियल मना कर देती है, कहते हुए कि उसका जगह यही है। एलेंडिल को उसका फेमस तलवार नरसील देती है। हमने इस तलवार की एक झलक वॉलंटियर रूम में सीजन 1 में देखी थी जब गैलाड्रियल एंटर करती है। एलेंडिल अपने बेटे अनरियन का जिक्र करता है जो न्यूमेनॉर के वेस्टलैंड्स में है, जहां अंदूनी भी है। एलेंडिल यहाँ नारसिल का मीनिंग व्हाइट फ्लेम ट्रांसलेट करता है। अब हम एरिजियन वापस जाते हैं, जहाँ ऑर्क्स शहर में हर तरफ फैल गए हैं, और हमें एक काफी लंबा सीक्वेंस मिलता है जो गैलाड्रियल और एक ग्रुप ऑफ एल्फ मेड्स के टनल्स के थ्रू निकलने पर खत्म होता है। गैलाड्रियल कहती है कि ये पुराने ड्वार्वन टनल्स हैं। शो के पहले एपिसोड्स में ये काफी क्लियर है कि ड्वार्व्स और एल्व्स के बीच कोई दोस्ती नहीं है, न वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं। केलेब्रिम्बोर ने इस सीजन में भी इस बात का हिंट दिया था। गैलाड्रियल कहती है कि वो ऑर्क्स को 9 अच्छे रीजंस देगी कि दूसरे एल्व्स को छोड़ दें और उसे अदार के पास ले जाएं, और ऑर्क्स मान जाते हैं। फिर हम ब्रोकन फोर्ज रूम में वापस आते हैं, जहाँ केलेब्रिम्बोर खून से लथपथ है और एरोस से छलनी हुआ है, और सौरन उस पर तीर चला रहा है। ये सीन डायरेक्ट बुक से इंस्पायर्ड है। अनफिनिश्ड टेल्स में सौरन केलेब्रिम्बोर को टॉर्चर करता है, उसे 16 रिंग्स की लोकेशंस डिस्क्लोज करने पर मजबूर करता है, लेकिन केलेब्रिम्बोर 3 रिंग्स को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है और उन्हें छिपा लेता है। शो में हम देखते हैं सौरन केलेब्रिम्बोर के रिब्स के बीच एक एरो पर दबाव डालता है और बात करता है ऑक्स के कॉम्बैट के जुनून के बारे में। यह एक साथ डिफायंस और रेजिग्नेशन को दिखाता है। केलेब्रिम्बोर जानता है कि वो मरने वाला है और उसे अपने सोल के साथ क्या होगा उसका भी पता है। बुक्स में पहली बार ये सौरन के साथ होता है जब रिंग डिस्ट्रॉय होता है, और दूसरी बार सरुमान के साथ जब ग्रीमा उसे शायर में मार डालता है। शो का मेरा सबसे फेवरेट पार्ट सौरन को मॉर्गोथ का गुलाम कहते हुए ये बोलता है कि अंत में रिंग्स ऑफ पावर उसका विनाश करेंगे और सिर्फ एक रिंग उसकी पूरी बर्बादी के लिए काफी होगी। सौरन फिर केलेब्रिम्बोर को अपने स्पीयर से उठाता है, कहते हुए कि वो रिंग्स का क्रिएटर और मास्टर है, लेकिन केलेब्रिम्बोर जवाब देता है, नहीं, तुम उनके गुलाम हो। फिर वो सौरन को लॉर्ड ऑफ द रिंग्स कहता है और केलेब्रिम्बोर फियनोर का ग्रैंडसन मर जाता है। केलेब्रिम्बोर सौरन के विनाश की भविष्यवाणी करता है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एल्वन फोरसाइट एक चीज होती है, लेकिन डेथ से पहले फ्यूचर प्रेडिक्ट करना टोल्किन के कैरेक्टर्स में एक रिकरिंग पैटर्न है। लेकिन केलेब्रिम्बोर की जो हिम्मत और जो बातें वह कहता है वो शो के ओरिजिनल हैं, पर उनमें एक टोल्किन वाली फील है। चार्ल्स एडवर्ड्स ने आखिरी 2 एपिसोड्स में कमाल का काम किया है। अगर उन्होंने बुक के इवेंट्स के सीक्वेंस को फॉलो किया होता और वन रिंग पहले ही बन चुका होता तो यह और ज्यादा इम्पैक्टफुल होता। शायद यह उसे और मोटिवेट करेगा वन रिंग बनाने के लिए। ग्लग और उसका ऑर्क पेट्रोल आता है और केलेब्रिम्बोर के लिए एक आंसू बहाता है, या शायद इस बात पर कि उसने एक बड़ी गलती कर दी हो। अब हम पेलार्गिर पहुंचते हैं, जहां एक बड़ा न्यूमेनोरियन शिप और सोल्जर्स को बोट से डॉक पर उतरते देखते हैं।
इसिल्दुर और थियो अपनी माओ को खोने पर बॉन्ड करते हैं और ये काफी अच्छा लगता है। थियो उसे एक हक देता है। बहुत सारी थ्योरीज हैं कि थियो कौन हो सकता है। कई लोग कह रहे हैं विच किंग है। अगले सीन में एस्ट्रिड आती है, थोड़ी बातें होती हैं और फिर दोनों एक स्वीट सा केस शेयर करते हैं। पता चलता है कि एस्ट्रिड के बॉयफ्रेंड को उसके फादर ने पेलर्जिर मैनेज करने भेजा था और थियो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है पर वह इग्नोर कर देता है। एस्ट्रिड के बॉयफ्रेंड ने कहा, तुम्हें शायद पता नहीं होगा, उसकी माँ ब्रॉनविन थी। और मैं सोच रहा था क्यों कोई रैंडम नुमेनोरियन ब्रॉनविन के बारे में केयर करेगा। केमन और इसिल्दुर पहली बार मिलते हैं जब सीजन 1 में बोट एक्सप्लोड हुई थी। केमन रिलीव्ड दिखने की कोशिश करता है इसिल्दुर को देखकर। वह कहता है ये सिर्फ पेड़ है, जो क्लियरली फ्यूचर में एंड्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट सेट कर रहा है। फिर हम अडार के साथ वापस आते हैं और गैलाड्रियल कहती है कि वो अब उसके साथ टीम बनाएगी। अडार रिवील करता है कि उसके पास गैलाड्रियल का रिंग है जिससे उसका बॉडी हील हो गया है और अब वो एकदम एल्वन लग रहा है। आदर कहता है कि उन्हें सौरॉन को मारने के लिए टीम अप करना चाहिए रिंग के साथ। अब भी समझ नहीं आ रहा कैसे मॉर्गोथ का क्राउन और मैजिक रिंग से सौरॉन का डेथ होगा। अदार कहता है कि वो सौरॉन को मारने के बाद अपने ऑर्क्स को घर ले जाएगा और फिर वो कभी मिडिल अर्थ को तंग नहीं करेंगे। एल्फ और ऑर्क्स के बीच दोस्ती का ख्याल ही अजीब है। गैलाड्रियल का रिएक्शन इस सीन में काफी रिस्ट्रेन्ड है। ग्लग इंजर्ड होके आता है लेकिन पॉसम की तरह एक्ट कर रहा होता है और अदार को साइड से छुरा मार देता है। फिर ऑर्क्स अडार के साथ वही करते हैं जो उन्होंने सौरन के साथ एपिसोड 1 में किया था, मतलब घेर के निपटाना। सौरन अब पास की मौत के मजे लेता है, जैसे हमने पहले एपिसोड में गेस किया था। जब सौरन ने अदार को एरिजन के खिलाफ मूव करने पर मजबूर किया, उसका गोल था अदार को हराकर ऑर्क्स का लीडर बन जाना। ग्लग सौरन से पूछता है कि अब उनके लिए क्या ऑर्डर्स हैं और सौरन कहता है इरीजन को तबाह कर दो और वहां के लीडर्स को ले आओ। ऑर्क्स भी सौरन को नए डार्क लॉर्ड के रूप में मान लेते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बुक्स में एरागॉन कहता है कि सौरन अपने नाम का इस्तेमाल अपने सर्वेंट्स को नहीं करने देता, लेकिन माउथ ऑफ सौरन और एरिबोर के मैसेंजर इस रूल का एक्सेप्शन होते हैं, जो सौरन को सौरन द ग्रेट कहते हैं। सौरन गैलाड्रियल की तरफ मुड़ता है और गैलाड्रियल पूछती है कि क्या यह सब शुरू से उसकी प्लानिंग थी। वो कहता है कि वो हर चीज का एंड नहीं देख सकता, लेकिन ये तो समझ आता है कि वो अपने दुश्मनों से एक कदम आगे सोच रहा होता है। वो कहता है कि उसका गोल है पूरी मिडिल अर्थ को हील करना, जिसमें गैलाड्रियल कहती है जैसे तुमने एरिजन को हील किया। एरिजन की बात करें तो हम वहाँ देखते हैं कि एल्फ लीडर्स को शहर में ले जाया जा रहा है और गिलगालाड अपनी रिंग विलिया को ऑर्क्स से छिपाने की कोशिश करता है। जैसे ही ऑर्क्स केलेब्रिम्बोर का स्टैचू तोड़ते हैं, एलरॉन्ड बस एक ही बात कहता है, बुक्स और स्क्रोल्स को मत जलाओ प्लीज। वापस गैलाड्रियल और सौरन के पास आते हैं, जहां सौरन कहता है कि उन्हें लाइट पाने के लिए पहले डार्कनेस को छूना पड़ेगा। उसके बाद दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें सौरन कई इल्यूजन्स बनाता है, कभी हालब्रांड, कभी गैलाड्रियल और कभी केलेब्रिम्बोर बनकर क्वोट्स देता है। जब वो एल्वेन स्टोनहेंज से गिरते हैं, सौरन कहता है कि उसका माइंड अब समझ गया है और दरवाजा अभी भी खुला है। गैलाड्रियल जवाब देती है दरवाजा बंद है और एक स्पिन किक मारकर उसे दीवार में धकेल देती है। हम सौरन के ब्रेस्ट प्लेट पर एक सर्पेंट का डिजाइन देखते हैं, जो कि सिल्मरिलियन में सौरन के शेप शिफ्ट होने के एक रूप का जिक्र है। फिर सौरन गैलाड्रियल को मॉर्गोथ के क्राउन से छुरा मार देता है। वो कहता है कि उसने पूरी मिडिल अर्थ को अपनी रानी की रोशनी के लिए झुकाया होता। ये एपिसोड इस वियर्ड किंग क्वीन सौरन और गैलाड्रियल की स्टोरी को खत्म करने वाला है। गैलाड्रियल कहती है कि लोग हमेशा रेजिस्ट करेंगे और सौरन उसका क्राउन निकालकर उसकी कोट से गिरती हुई 9 रिंग्स उठाता है। तभी ड्वार्फ्स आकर कुछ बचे हुए एल्व्स को ऑर्क्स से बचा लेते हैं, नर्वी के लीड करने पर। सौरन गैलाड्रियल के माइंड में बात करता है, तो अगर शोबुक वर्जन का ओसानवे इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब है दरवाजा वाकई बंद नहीं हुआ। गैलाड्रियल कहती है तुम मिडिल अर्थ को हील करना चाहते हो और रिंग देने का नाटक करके कहती है अपने आप को हील करो, जो बेसिकली FU जैसा लगता है। फिर वो खुद को ऊंचाई से नीचे गिराती है।
ग्लग वापस आता है और सौरन से कहता है कि ड्वार्व्स ने उन्हें ओवरवेल्म कर दिया है और अगर उन्होंने परस्यू किया तो बहुत सारे ऑर्क्स मरेंगे। सौरन उसे सीधा छाती में छुरा मार देता है। जमीन पर अरोंडिर और गिलगलाड गैलेड्रियल को उसके इंजर्ड स्टेट में पाते हैं और उसका वूंड देखा जाता है जो फ्रोडो के मॉर्गल वूंड वाइब्स दे रहा होता है। गिलगलाड कहता है कि ये वूंड्स फिजिकल नहीं बल्कि उसकी इमॉर्टल स्पिरिट अब शैडो रेल्म में खींची जा रही है, जो कंफर्म करता है कि मॉर्गोथ का क्राउन वैसे ही इफेक्ट दे रहा है जैसे लीडर मॉर्गल ब्लेड्स करते हैं। असल में अनसीन वर्ल्ड बेसिकली एक और एंगल है सीन वर्ल्ड का, जहाँ सब कुछ होता है। अनसीन न तो अच्छी जगह है न बुरी, बस एक जगह है जहाँ मैजिकल बीइंग्स अपने सीन फॉर्म्स के साथ एग्जिस्ट करते हैं। गैलेड्रियल जो पहले वेलिनोर में रही है, दोनों सीन और अनसीन रेल्म्स में एग्जिस्ट करती है, तो उसका इमॉर्टल बीइंग अनसीन में खींचना थोड़ा स्ट्रेंज लगता है। फ्रोडो को वेदरटॉप पर ऐसे ही चोट लगी थी और जब उसने वन रिंग पहनी थी तो ये दिखाया गया था कि अगर एलरॉन्ड ने उसका इलाज नहीं किया होता तो वो कैसे एग्जिस्ट करता। एक और बात ये है कि मॉर्गल वुंड सीधा डेथ सेंटेंस नहीं होता। अपेंडिसीज में हमें एक रूलिंग स्टीवर्ड बोरोमिर के बारे में पता चलता है जो गोंदोर का एक माइटी वॉरियर था, इतना ज्यादा कि विच किंग भी उससे डरता था। उसे भी एक मॉर्गल वुंड लगी थी, लेकिन फिर भी उसने 12 साल तक गोंडोर पर राज किया और 39 साल की उम्र में मरा। अब शो में वापस आते हैं। शायद ये मॉर्गल नाइफ से ज्यादा पावरफुल है, जो एक्सप्लेन करता है कि गैलेड्रियल पर ये चोट इतनी जल्दी काम कर रही है, जो एक मॉर्टल के कंपैरिजन में ज्यादा रेजिलिएंट होनी चाहिए थी। एक थॉट ये भी आता है कि अगर शो में सौरन नाज़गुल को एनस्लेव करता है तो क्या वह मॉर्गोथ का क्राउन तोड़कर उससे मॉर्गल ब्लेड्स बना देगा अपने पावरफुल सर्वेंट्स के लिए। शो में वापस आते हैं। गिलगलाड डार्कनेस के खिलाफ हार रहा होता है, तब एलरॉन्ड निन्या उठाता है और दोनों मिलकर गैलेड्रियल को हील कर लेते हैं। फिर हम हॉबिट्स के पास चलते हैं जहाँ नोरी एक ब्रांच अपनी रॉक पाइल से उठाती है और मुझे लगता है यही स्टाफ थोड़ी देर बाद विजर्ड उठाता है। पॉपी बात करना शुरू करती है और हमें एक इवेंट्स का मोन्टाज दिखाया जाता है। पहले ड्वार्व्स को अपने फॉलन किंग के लिए शोक करते दिखाया जाता है। ऑनेस्टली पीटर मुलन का परफॉर्मेंस ड्यूरिंग थर्ड के रोल में काफी अमेजिंग था और अब उसकी एब्सेंस शो में महसूस होगी। फिर हम एक शॉट देखते हैं जिसमें एलरॉन्ड एरिजियन से दूर जा रहा होता है जब एक टावर गिरता है। ये शायद वही टावर है जिसमें केलेब्रिम्बोर का फोर्ज था। वैसे भी लगता है एरिजियन अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। फिर हम इसिल्दुर को नुमेनोरियन शिप पर देखते हैं और एस्ट्रिड अपने बॉयफ्रेंड का हाथ धीरे से पकड़ती है जिसे वह हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाली थी। मोन्टाज का सबसे इंटरेस्टिंग शॉट मिरियल का है जिसे शैकल्स में दिखाया जाता है, लेकिन काफी फैंसी शैकल्स हैं जो उसकी ड्रेस के मैचिंग हैं जब वह किंग फराजोन के सामने होती है। एक वाइड शॉट में बेल्जागर को एक लिस्ट पढ़ते हुए दिखाया जाता है जो शायद चार्जेस की लिस्ट होगी। मुझे लगता है कि सीजन 3 में एलेंडेल फेथफुल्स को लीड करेगा किंग्समैन के थ्रेट के खिलाफ। शायद एक बड़ी लड़ाई नहीं होगी, लेकिन वह अपना पावर शो करेंगे और हम एलेंडेल को सिटी से दूर जाते हुए देखते हैं। वही विजन जो उसने पैलेंटियर में देखा था। कोई शक नहीं कि वह आइलैंड के वेस्ट में अपने बेटे और फेथफुल्स के एक बड़े ग्रुप से मिलने जा रहा है। फिर हम सौरन को फियोनोर का हैमर पकड़े हुए देखते हैं। ये थ्योरी और भी स्ट्रांग हो गई है कि वह इस हैमर का उपयोग वन रिंग को बनाने के लिए करेगा। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं ग्रैंड एल्फ एक स्टिक उठाता है और डिस्कवर करता है कि यह एक परफेक्ट विजर्ड स्टाफ बन सकती है। वह चल पड़ता है और फिर हम टॉम बॉम्बरडिल को अपने हट में वापस देखते हैं जहां उसके पास एक हेजहॉग शेप्ड टी पॉट है। हम देखते हैं कि उसने ऑलरेडी 2 कप्स निकाल रखे हैं, जो ये दिखाता है कि उसे पता है कि स्ट्रेंजर वापस आने वाला है। विजर्ड कहता है कि उसका मकसद दोस्ती को पावर से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना था और अपने स्टाफ को वहां ढूंढना था। टॉम कहता है कि स्टाफ विजर्ड को चूज करता है और फिर हमें विजर्ड का असली नाम रिवील होता है, गांडल्फ। ये नोटवर्दी है कि वह कहता है कि यह वह नाम है जो लोग उसे देंगे, जो सेंस बनाता है क्योंकि गंडल्फ वह नाम है जो ऑर्नर के लोग उसे देते हैं। ऑर्नर अभी काफी दूर है क्योंकि ये एलेंडेल का रेल्म होगा जब नूमेनोर गिर जाएगा। अगर वह एक ब्लू विजर्ड होता तो शो को एक ब्लैंक स्लेट मिलती अपना विजर्ड कैरेक्टर क्रिएट करने के लिए। अब जब वह गंडाल्फ है
तो उसके हर एक्शन को उस गंडाल्फ से कंपेयर किया जाएगा। एक और बड़ा एक्सटर्नल इशू ये है कि अब हमें 2 गंडाल्फ मिलेंगे अलग अलग यूनिवर्सेस में। हमें पता है कि सर इयन मैकेलन द हंट फॉर गॉलम और एक दूसरी मिडिल अर्थ फिल्म के लिए वापस आ रहे हैं। स्टोरी के पर्सपेक्टिव से गंडाल्फ इस विजर्ड के लिए 5th चॉइस होना चाहिए था। ब्लू विजर्ड्स के ड्यूलिंग का आइडिया काफी पोटेंशियल रखता था और सरूमन को थोड़ा पहले लाना भी एक इंस्पायर्ड आइडिया होता। सरूमन वह विजर्ड था जो ईस्ट गया था। बुक्स में गैंडल्फ को टॉम काफी अच्छे से जानता है और फ्रोडो के साथ वेस्ट जाने से पहले गैंडल्फ 2 साल टॉम के घर में सिर्फ उसके साथ बैठकर बातें करता है। खज़ान-दुम में नर्वी डूरिन को एरिजियन के गिरने के बारे में बताता है और यह भी कि उसका दोस्त एलरॉन्ड सेफ है। मुझे ये पार्ट काफी पसंद आया कि डूरिन का पहला सवाल ये था कि क्या उसका दोस्त ठीक है। वो कहता है कि एल्व्स को मदद का संदेश भेजो और डीसा कहती है कि ब्लू माउंटेन्स के ड्वार्फ्स ने काफी ज्यादा ट्रिब्यूट दिया था और वो अपनी रिंग्स चाहते हैं बदले में। मुझे लगता है शो ये इम्प्लाई कर रहा है कि फायरबियर्ड्स और ब्रॉड बीम्स अब तक ब्लू माउंटेन्स में ही हैं, डूरिन के लोगों के मिस्टी माउंटेन्स से जुड़ने के बजाय। हम देखते हैं उनके पास सभी 7 ड्वार्वन रिंग्स हैं, जिससे देखकर मुझे थोड़ा सरप्राइज हुआ। मुझे लगा था डूरिन की रिंग तो बॉलरॉग इंसिडेंट के साथ खो गई थी, तो 2 रिंग्स शायद ब्लू माउंटेन्स के क्लैंस के लिए होंगी। गैलेट्रियल उठती है और गिलगलाड कहता है कि उसने कभी गैलेट्रियल को इतनी शांत नहीं देखा। तो फिर एलरॉन्ड आता है और कहता है कि वे एक सैंक्चुअरी में हैं, जो एल्वन रिंग्स के पावर से प्रोटेक्टेड है। वाइड शॉट्स में हम देखते हैं कि यह एक वैली है, इमलातुस। रिवेंडेल और लोरियन वाकई में उनकी रिस्पेक्टिव रिंग्स के द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं, जो एलरॉन्ड और गैलेट्रियल के पास होती हैं बाद में। गिलगलैड कहता है कि अब सौरॉन की आर्मीज इरियाडोर और मिडिल अर्थ के हर कोने में फैल गई हैं। हम देखते हैं रिवेंडेल में शायद बस 50 एल्व्स बचे हैं, लेकिन पता नहीं कितने ऑर्क फोर्सेस बाकी हैं। गिलगलाड चॉइस रखता है, या तो वह सौरन पर हमला करे या अपनी डिफेंसेस प्रिपेयर करे। एलरॉन्ड कहता है कि एरिजियन के सर्वाइवर्स फिजिकली और मेंटली दोनों तोड़ चुके हैं और वह निर्णय की जिम्मेदारी गैलेट्रियल पर छोड़ देते हैं, जो केलेब्रिम्बोर के लाइट वाले शब्द याद करती है। एक और छोटी साइड नोट, अरोंडियर, जिसका स्टैब वुंड अब बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट लग रहा है, अब बाकी एल्व्स के साथ है। बुक्स से जुड़ी बातें समझने में काफी सेंस बनाता है। एरिजियन के गिरने के बाद सौरॉन की बड़ी आर्मी और एरियाडोर पर चढ़ाई कर देती है। एलरॉन्ड रिवेंडेल में फंस जाता है और गिलगलाड और सिरडान को लिंडन में अपनी जगह बचानी होती है। मेरे पास इस एपिसोड और सीजन के बारे में और भी विचार हैं, लेकिन मैं उन्हें अपने सीजन 2 के रिव्यू के लिए रखूंगा। सीजन 2 ओवरऑल सीजन 1 से काफी बेहतर है। तो ये था एपिसोड 8 का टोटल ब्रेकडाउन रिंग्स ऑफ पावर सीजन 2 का। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं किसी ब्लॉकबस्टर मूवी का या सीजन का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way.